हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमित भारती का एक लौता बेटा था। भारती को मेकअप का बहुत शौक था। वो रोज सुबह उठ के सबसे पहले मेकअप ही किया करती। अमित आज कई सालों के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई से वापस अपने घर आता है और जोर जोर से बोलता है, माँ कहाँ हैं आप? देखो मैं वापस आ गया। हाँ बेटा, बस अभी आई। और बताओ माँ, कैसी हो आप? बस ठीक हूँ बेटा, तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू कब वापस आएगा और मैं कब अपने लिए एक सुंदर सी बहू लाऊंगी। अरे माँ, उसकी चिंता मत करो आप। आपकी ये इच्छा अभी पूरी कर दूंगा। रुको 1 मिनट। ये क्या कह गया? और गया कहाँ है ये? बहू को लाने की बात की थी, कोई सामान लाने की नहीं जो 1 मिनट में ले आएगा। भारती अमित की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तभी अमित एक निशा नाम की सुंदर सी लड़की को दुल्हन के जोड़ी में घर ले आता है। ये देखकर भारती का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और वो गुस्से से बोलती है, हे भगवान, तूने ये क्या किया? मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। इसलिए तुझे बाहर पढ़ने भेजा था क्या? अरे अब तो शादी हो गई है, मान जाओ। अपने पति अजय की बात सुनकर भारती निशा का अच्छे से स्वागत करती है। निशा एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। भारती को निशा जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि निशा एक सिंपल सी लड़की थी जिसे मेकअप करना जरा भी नहीं पसंद था। तो वहीं भारती चलता फिरता ब्यूटी पार्लर थी, जो मेकअप के बिना 1 घंटा भी नहीं बिता सकती थी। ऐसे ही एक दिन निशा भारती के पास जाकर बोलती है, माँ जी, खाना तैयार है, चलिए खा लीजिए। ठीक है, क्या बनाया है खाने में? अपनी तरह सड़ा सा खिचड़ी दलिया तो नहीं बना दिया? नहीं माँ जी, मैंने तो मजेदार शाही पनीर, चावल, रायता और काफी कुछ बनाया है। जितना तूने मन से खाना बनाया है ना, उतने ही मन से खुद को सजा भी लिया कर। क्या ये सफेद सी शक्ल लेकर घूमती रहती है? थोड़ा मेकअप कर लिया कर। नहीं नहीं माँ जी, मुझसे नहीं होती ये लीपापोती ना, मुझे ये सब पसंद है। इतना कहकर निशा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। भारती अपने मेकअप के शौक के चलते रात को भी मेकअप करके सोया करती। ऐसे ही एक रात अचानक निशा अपनी सास के कमरे में जाती है और वो देखती है कि उसकी सास ने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है, जिसमें वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तभी निशा बोलती है, माँ जी, आप इतना मेकअप क्यों करती हैं? आपको ये सब अच्छा लगता है क्या? मेरी मानो तो ये सब मत किया करो। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मुझे आज तक मेरे पति और मेरे बेटे ने नहीं रोका, तो तूने कैसे बोला? माँ जी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस आपके भले के लिए बोल रही थी। मुझे पता है तू ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि तू मुझसे जलती है। तुझे मेकअप करना नहीं आता और मैं तुझसे ज्यादा सुंदर दिखती हूँ, इसलिए। अरे मैं आपको क्या समझा रही हूँ और आप क्या समझ रही हैं? जैसे ओवर खाना खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वैसे ओवर मेकअप करना भी हमारे स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, पर भारती का मेकअप करना कम ही नहीं होता। और जब से निशा आई थी, तब से तो भारती अपना सारा वक्त शीशे के सामने खुद को सजाने में ही निकाल दिया करती। और बेचारी निशा सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। भारती का पूरा परिवार उसकी इस मेकअप की बुरी आदत से परेशान हो चुका था। ऐसे ही एक दिन भारती अपनी बहू निशा के मुंह दिखाई की रस्म करवाने की सोचती है और वो आवाज देकर निशा को अपने कमरे में बुलाती है। कल घर पर मेरी सहेलियां आने वाली है। कल मैंने तेरी मुंह दिखाई का फंक्शन रखा है। कुछ ढंग की साड़ी पहन लियो और थोड़ा मेकअप भी कर लियो। मेरी बेइज्जती मत करवाइयो। ठीक है माँ जी। अगले दिन सुबह से ही निशा फंक्शन की तैयारी में लगी हुई थी। तैयारी करने के बाद वो खुद तैयार होने अपने रूम में जाती है। तभी भारती निशा को आवाज देती है, अरे बहू, कहाँ हो तुम? जी माँ जी, अभी आई। कहाँ थी तू और हो गई सारी तैयारी? मेरी सहेलियाँ आती ही होंगी। जी माँ जी, सारी तैयारियाँ हो गई हैं, बस मैं रेडी होने के लिए ही जा रही हूँ रूम में। ठीक है। निशा तैयार होने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद भारती की सहेलियाँ उसके घर आती है।
भारती ढेर सारा हैवी मेकअप करके अपनी सहेलियों के सामने आती है। तभी भारती की सहेलियों में से उसकी एक सहेली राधा हंसते हुए कहती है, ये क्या हुलिया बना रखा है, बिल्कुल जोकर लग रही है। अरे भाई, हम तुझे देखने नहीं तेरी बहू को देखने आए हैं। सुना है तेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी करी है। चलो अच्छा है, वरना अगर तू बहू ढूंढने जाती तो बहू का तो पता नहीं, पार्लर की दुकान जरूर ले आती। राधा, तू मेरी सहेली होकर मेरा मजाक उड़ा रही है। अच्छा ठीक है बहन, कोई बात नहीं। अब तो तू अपनी बहू को बुला दे, हम भी तो देखे तेरे बेटे की पसंद। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। निशा बहू, बाहर आ जाओ। अपनी सास की आवाज सुनकर निशा सबके सामने आती है। हल्का सा मेकअप किए निशा बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसे देखकर राधा कहती है, भारती, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है और जितनी सुंदर तेरी बहू है उतनी सादगी भी है इसमें। हल्के से मेकअप में कितनी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ ठीक है, तू भी सीख ले कुछ अपनी बहू से। अब उम्र के हिसाब से मेकअप किया कर। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। ऐसे ही एक एक करके भारती की सभी सहेलियां निशा की सादगी की खूब तारीफ करती हैं। तो वहीं भारती का ओवरलोडेड मेकअप देखकर सब उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। अपना मजाक उड़वाने के बाद भी भारती को रत्ती भर भी समझ नहीं आती और वो अपना मेकअप करना यूं ही जारी रखती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ समय में ज्यादा मेकअप करने की वजह से भारती के फेस पर रेड निशान होने लगते हैं जो मेकअप से भी कवर नहीं हो पाते। भारती बहुत परेशान हो जाती है। तभी निशा उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप परेशान क्यों हैं? पता नहीं, मेरे फेस पर पूरे रेड निशान हो रहे हैं। अरे माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपको एक नेचुरल उपाय बताती हूँ। रुकिए, अभी आई मैं। इतना कहकर निशा रसोई में जाती है और कुछ देर में एक कटोरी में कुछ चीजों का मिश्रण बनाकर लाती है और भारती को देते हुए बोलती है, ये लीजिए माँ जी, हल्दी और बेसन का पेस्ट, इसे अपने चेहरे पर लगाइए, आपको काफी हद तक आराम आएगा। बहू, मैंने तो तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, तुझे अपनी बहू भी नहीं माना, तब भी तू मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मेरा ख्याल रख रही है। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बात नहीं मानी उसके लिए। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। देखा आपने कैसे ज्यादा मेकअप करने से भारती को परेशानी हुई। साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फायदे की जगह नुकसान करती है। इसीलिए हमेशा हर चीज को जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए, फिर वो चाहे मेकअप हो या खान पान, हर चीज लिमिट में ही अच्छी। सुहानी अपनी बहन चित्रा के घर कुछ दिनों के लिए आई होती है। एक रात सुहानी अलग अलग तरीके का मुंह बनाकर सेल्फी ले रही होती है। वहीं पास में उसका जीजा विजेंद्र न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो एक टक सुहानी को देखता तो दूसरी टक न्यूज़पेपर देखता। उसकी ये हरकत जैसे ही सुहानी देखती है वैसे ही डर के मारे विजेंद्र सोफे पर से नीचे गिर जाता है और ये नजारा देखकर सुहानी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है और अपने जीजा को हाथ देकर उन्हें उठाती है, साथ ही बोलती है, क्या हुआ जीजा जी, आप गिर कैसे गए? अब अरे कुछ नहीं, वो सोफे के पीछे टेक लगाने का नहीं था ना, इसलिए गिर गया मैं। अच्छा जी। और बताओ सुहानी, बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या तुम्हारा? अरे जीजू पूछे हुई मत, जहाँ से निकलूं ना लड़के जान छिड़कते हैं मुझ पर। फिर तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा। वैसे मुझे कवारे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो शादीशुदा लड़के पसंद हैं, आपकी तरह। वाह, अब तो रास्ता साफ है। क्या हुआ जीजू? मैं तुम्हें पसंद हूँ। हाँ हाँ, लेकिन क्या? मुझे ना आपकी ये टूथब्रश जैसी मूछें नहीं पसंद। ये तो मैंने इसलिए रखी है मूछें, जब तुम्हारी दीदी के गालों पर खुजली हो जाती है ना तो इसी से खुजा देता हूँ। तुम्हें भी हो रही है क्या खुजली? तो बताओ। हाँ, और मेरे हाथ पर हो रही है। विजेंद्र अपने मूंछों से उसके हाथों पर खुजली करने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी चित्रा बेलन लेकर आ जाती है और विजेंद्र को बेलन से मारते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है यहाँ? वो सुहानी के हाथ पर मच्छर ने काट दिया था तो वही देख रहा था। आजकल आँखों से कम और हाथों से ज्यादा करने लग गए हो। क्या कर रहे थे मुंह लगाकर? सुहानी से पूछ लो, मैंने कुछ नहीं किया। सुहानी,
तू अंदर जा, मेरी बहन से आशिकी कर रहे हो। कोई डर नहीं है क्या मेरा? मेरे होते हुए तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना बोलकर चित्रा विजेंद्र की बेलन से खूब पिटाई करती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद चित्रा विजेंद्र से कहती है, अजी सुनते हो, कल हम शॉपिंग पे जाएंगे। शॉपिंग पर ऐसा क्या लेना है तुम्हें? अरे मुझे और मेरी बहन को कुछ जरूरी सामान लेना है। तभी वहाँ सुहानी आ जाती है और शॉपिंग की बात सुनकर बोलती है, अरे जीजू, हमें अपना क्रेडिट कार्ड दो ना, मुझे और दीदी को शॉपिंग करने जाना है। मैं भी चलूंगा साथ में। जीजू, आप अपना ये डेयरी मिल्क जैसा मुंह लेकर कहाँ जाओगे? घर पे रहो ना। डेयरी मिल्क सा मुंह? I mean, कलर तो वैसा ही है ना, डार्क सा। इसका जवाब तुम्हें खुद मिलेगा एक दिन। सभी लोग शॉपिंग पर जाते हैं। वहाँ से बहुत सारी खरीदारी करते हैं। तभी चित्रा अपने पति के लिए शर्ट देखती है तो सुहानी से बोलती है, सुहानी जरा बता ना, तेरे जीजू पे कौन सी शर्ट अच्छी लगेगी? यार, बहुत सोचना पड़ेगा अब तो। अरे इतना भी मुश्किल काम नहीं है पागल। I know दी, बट जीजू तो बहुत ही ज्यादा काले हैं, इसीलिए टाइम तो लगेगा ही ना। ओ मैडम, तेरा ना बहुत हुआ, जब देखो तब रंग के लिए उनको बोलती रहती है। मैं सोचती थी कि चलो जीजा साली का रिश्ता है, इसीलिए मजाक चलता रहता है, मगर अब तो हद ही हो गई। अरे दीदी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? काले से शादी की है तो सुनना तो पड़ेगा ना। एक बात ध्यान से सुन ले, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब हमें किसी से सच्चा प्यार हो जाता है ना, तो हम उसका रंग रूप नहीं देखते। और इस बात में सच्चाई है, जब तुझे किसी से सच में प्यार हो जाएगा, तब तू उसे वैसे ही पसंद करेगी जैसा वो है। मुझे काले इंसान से कभी प्यार नहीं हो सकता। दोनों बहनें रंग को लेकर बहस करने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुहानी के फोन पर एक कॉल आती है, अर्जुन नाम के लड़के की। वो उससे कहता है, हेलो मैम, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि ये नंबर विकी के घर लगा है? वाह, क्या आवाज है! सुनते ही ऐसा लग रहा है जैसे कानों में मिश्री सी घुल गई हो। हाय, आवाज इतनी अच्छी है, इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी होगी, झट से मेरी आंखों के सामने आ जाए। हेलो मैम, सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? अब क्यों पूछ रहे हो वैसे? विक्की मेरा दोस्त है, उसने नया नंबर लिया है और वो वाला मैंने सेव नहीं किया था। ये नंबर बिल्कुल वैसा ही लग रहा था तो मैंने फोन मिला दिया। जी नहीं, यहाँ कोई विकी नाम का बंदा नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा जी। सुहानी को अर्जुन की आवाज और उससे बातें करना बेहद अच्छा लगता था। वो जब मर्जी तब उसको फोन करके उससे बातें किया करती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बिना देखे ही एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन सुहानी अर्जुन से कहती है, अर्जुन, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो भी इतना ज्यादा, लेकिन अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है। यार मुझे माफ करना, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। क्यों अर्जुन? क्या पता मुझे देखने के बाद तुम्हारा प्यार कम हो जाए मेरे लिए, इसलिए ऐसे ही ठीक है। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज। सच में? हाँ। अर्जुन और सुहानी एक दूसरे से मिलते हैं तो अर्जुन को देखकर सुहानी हैरान हो जाती है, क्योंकि अर्जुन उसके जीजू विजेंद्र से भी ज्यादा काले थे। सुहानी के पास जब वो आता है तो बोलता है, हाय सुहानी, कैसी हो तुम? तुम हो अर्जुन? हाँ मैं हूँ। क्यों, कोई शक है क्या? तो चैट दिखाऊं फोन में? अरे तुम तो भरपूर काले हो, तुम्हारी आवाज से तो लगता था कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर ये सब क्यों कह रही हो? अरे खुद को देखो और मुझे देखो, मेरे साथ तो तुम ऐसे लगोगे जैसे दूध में मक्खी पड़ गई हो। हटो दूर यहाँ से, और आज के बाद मुझे कभी कॉल मैसेज मत करना। इतना कहकर सुहानी गुस्से से तिलमिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सुहानी को अर्जुन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से उसे मिलने के लिए बुलाती है, साथ ही उससे माफी मांगती है और फिर उसे सबसे मिलवाने के लिए अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ उसे देखकर चित्रा बोलती है, हे भगवान, ये तो तेरे जीजू से भी ज्यादा काला है, अब तू कैसे रहेगी इस अंधेरे के साथ? हाँ साली साहिबा, आप तो कहती थी कि पूरा शहर जान छिड़कता है आप पर, तो अब क्या हुआ? यही मिले थे ना आपको, बताइए। इनके आगे तो हम भी गोरे लग रहे हैं। जीजू मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा ही आपका मजाक बनाया, मगर सच में आज मुझे एहसास हो गया कि इंसान सच्चा और अच्छा होना चाहिए, बाहरी खूबसूरती में कुछ नहीं रखा। चलो अच्छी बात है कि तुझे समझ आ गई, लेकिन ये जरूरी नहीं है
कि हम उससे प्यार करते हैं इसीलिए हम उसका मजाक नहीं बनाएंगे, बल्कि कोई अनजान भी होगा ना काला तो हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। बहुत हो गया ये सब, अब तो खुशियों का माहौल है। हमारी साली जी की शादी करवाएंगे बड़ी धूमधाम से। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद विजेंद्र सुहानी की शादी के लिए एक बहुत ही बड़ा होटल बुक करता है और शादी वाले दिन सुहानी बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहनकर आती है और अर्जुन सुहानी का फोटोशूट होता है। बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी संपन्न हो जाती है। ऐसे ही शादी के बाद सुहानी मार्केट जा रही होती है, जहाँ कुछ लड़कियाँ एक काली लड़की का मजाक बना रही होती है कि तभी सुहानी उनसे बोलती है, अगर इस बहन की जगह तुम्हारी मम्मी या तुम्हारी बहन का कलर काला होता तब भी तुम उसका ऐसे ही मजाक बनाती। तुम कौन हो और तुम्हारा हमारे बीच में बोलने का क्या मतलब? मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी, लेकिन एक दिन मेरी भी सोच बदल गई। अरे रंग का मजाक बनाने वाले दुनिया में बहुत है। अगर कदर ही करनी है तो इंसान के गुणों की करो। बाहरी सुंदरता में कभी कुछ नहीं होता, इंसान अंदर से सुंदर होना चाहिए। वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ सुहानी और उस काली लड़की से माफी मांगती है और सुहानी वापस अपने घर लौट जाती है। इस तरह उसके दिल से हमेशा के लिए भेदभाव की भावना खत्म हो जाती है। प्रिया एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और खुशमिजाज लड़की थी, जो घर में बनी देसी चीजों की खाने की बहुत शौकीन थी। दिसंबर का महीना चल रहा था। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपनी मम्मी सुमन से बात करते हुए कहती है, मम्मी अब ठंड शुरू हो गई है तो मेरी फेवरेट चीज बना दो ना। क्या? अभी तो बनाए थे छोले भटूरे मैंने। अरे मम्मी मैं उसकी बात नहीं कर रही थी, मैं तो लड्डू की बात कर रही थी। बना दो ना मम्मी, आपको पता है ना मुझे गोंद के लड्डू कितने पसंद है। हट, पागल है क्या तू? तेरी हमेशा यही जिद रहती है सर्दी आते ही। तुझे पता है ना मुझसे नहीं बनते। क्या मम्मी, गर्मी में तो आप बनाती नहीं हो, तब तो बोलती हो कि सर्दियों में बनाऊंगी। अब जब सर्दियाँ आ गई है तो आप बना नहीं रही है। प्लीज मम्मी बना दो, नहीं तो मैं नानी को बुला लूंगी। हाँ, बुला ले अपनी नानी को ही, उन्हें भी आते हैं मेरे फेवरेट लड्डू बनाने। कुछ देर के बाद प्रिया अपनी नानी संतोष से बात करती है और उन्हें अपने घर आने के लिए बोल देती है। अगले दिन प्रिया की नानी उनके घर पहुंच जाती है और खुश होकर प्रिया बोलती है, ये नानी आ गई। ओए बल्ले बल्ले नानी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। नानी, मम्मी मेरी बात ही नहीं मानती, तो मैंने सोचा कि आपसे ही सीख लूं लड्डू बनाना। वैसे भी आपको पता है ना मुझे लड्डू खाना कितना पसंद है। अच्छा, तो तुझे लड्डू खाने हैं इसीलिए तूने मुझे बुलाया है। मतलब याद तो तुझे आ ही नहीं रही थी। तेरी मम्मी ने बनाए नहीं होंगे गोंद के लड्डू, इसीलिए सोचा नानी को ही फोन करके बुला लूं, है ना? अरे नानी, मुझे लग रही है, प्लीज। इतने में सुमन अपनी माँ के लिए पानी लेकर आती है और तीनों बैठकर बातें करने लगती हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और प्रिया अपनी नानी से फिर से लड्डुओं की जिद करती है और उसकी नानी लड्डू बनाना शुरू कर देती है। साथ ही रसोई में उसे अपने साथ लड्डू बनाना सिखाती भी है। मिश्रण बनाने के बाद तीनों माँ बेटी मिलकर उसे लड्डू का आकार देती है। घंटों मेहनत करने के बाद प्रिया के लड्डू आखिरकार तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही चाव से 5-6 लड्डू खा जाती है। अरे प्रिया बेटी, इतने मत खा, कितनी बार समझाया है, ये गर्म होते हैं, इनमें इतने सारे मेवे होते हैं, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। नानी बस एक और खाने दो ना। नहीं, रखी से अभी। नानी बस एक। समझ नहीं आ रहा क्या? और हाँ, 2 हफ्ते में बस 2 ही बार खाएगी, समझ गई? आज तो खा ले गप गप। चोरी चुप के देख लिया ना मैंने तुझे तो बता दूंगी तुझे, समझी? ओके नानी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और प्रिया अपनी नानी से और भी कई तरीके के लड्डू, जैसे कि बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, मूंग दाल, मेवा आदि लड्डू बनवाती है और उनके सोने के बाद रात को छुपके से रसोई में जाकर बर्नी में से लड्डू निकालकर खाया करती। वक्त बीतता जाता है और एक दिन प्रिया के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड मिशा का कॉल आता है। प्रिया जल्दी से कॉल अटेंड करती है और बोलती है, अरे कैसी है तू? बेटा आज कैसे कॉल कर लिया तूने मुझे? अरे तुझे इनवाइट कर रही थी, तेरे नंबर मुझे राधिका से मिला है। मुझे इनवाइट कर रही है? कोई फंक्शन है क्या? हाँ यार, मेरी बेबी हुई है ना, उसी का ही नामकरण कर रही हूँ।
आजा, घर तो तुझे पता ही है, कल सुबह 10 बजे आ जाइयो, समझी? कांग्रेचुलेशन यार, मैं जरूर आऊंगी। प्रिया बाय बोलकर फोन रख देती है और अगले दिन मिशा के घर जाती है, जहाँ मिशा अपनी गोद में उसकी प्यारी सी बेटी को लिए बैठी होती है। कुछ ही देर के बाद पंडित मिशा की बेटी का नाम रख देते हैं और मिशा उसे लड्डू देती है। अरे यार, एक से क्या होगा, कम से कम 4-5 लड्डू तो दे। और वैसे भी पता नहीं, आजकल तो लड्डुओं को देखकर मेरा दिल ही खुश हो जाता है। अच्छा, ये ले पागल, खा ले। ये सब हो जाने के बाद प्रिया वापस अपने घर चली जाती है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है, लेकिन वो लड्डू खाना नहीं छोड़ती। दिन में एक लड्डू तो वो जरूर खाया करती थी। इस वजह से उसके दांत में कभी कभी दर्द भी हुआ करता था, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी बेटी की शादी एक दिनेश नाम के लड़के से तय कर देती है और कुछ ही समय के बाद उनकी शादी भी हो जाती है। धीरे धीरे प्रिया अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है और ऐसे ही एक दिन प्रिया अपनी सास के कमरे में सफाई कर रही होती है और सफाई करते करते उसकी नजर लड्डू की बरनी पर पड़ती है, जो कि ठीक अलमारी के ऊपर रखी थी, और जल्दी से वो उसमें से 2 लड्डू निकालकर खा जाती है। कुछ ही देर के बाद उसकी सास कांता अपने कमरे में आती है और उसे देखकर पता चल जाता है कि इस बरनी में किसी ने हाथ लगाया था। तो वो बोलती है, अरे ओ बहू, जरा इधर आना। जी माँ जी, बोलिए। तूने मेरे लड्डू खाए क्या बरनी से निकाल के? वो माँ जी, मैंने। अटक मत, मुझे अच्छे से पता है कि तूने ही खाए हैं। हाँ माँ जी, मैंने खाया था, पर बस एक ही। बेटा, तू जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, मैं वहाँ की मास्टरनी रह चुकी हूँ। मुझे सब पता है कि तूने कितने लड्डू खाए हैं। जी माँ जी, नजर पड़ी तो मैंने निकाल लिया और फिर खा लिया, सॉरी। अब आई ना नासपीटी पटरी पे, पूछ के खा लेती, मैं क्या तुझे मना कर देती? सॉरी माँ जी, अब से मैं आपसे पूछ कर ही खाऊंगी। समय गुजरता जाता है और अपनी सास से पूछकर वो घर में नारियल के लड्डू बना लेती है और रोज खाने लगती है। ऐसे करते करते उसे 15 दिन हो जाते हैं और फिर अचानक से रात के 3 बजे प्रिया अपना गाल पकड़कर रोते हुए अपने पति से बोलती है, दिनेश जी उठिए ना, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे सोने दो ना प्रिया, मुझे बहुत अच्छा सपना आ रहा है। दिनेश जी उठिए ना। हाय। इतना बोलकर प्रिया अपने पास रखे टेबल से पानी का गिलास लेती है और अपने पति के मुंह पर फेंक देती है, जिसके बाद वो एकदम से उठकर बोलता है, अरे बारिश आ गई, बारिश। दिनेश जी, मैं आपको कब से उठा रही हूँ, लेकिन आप उठ ही नहीं रहे हो और कोई बारिश नहीं हो रही। मैंने पानी डाला है आपके मुंह पर। अरे क्या हुआ यार, तुम्हें क्यों कर रही हो ऐसे? सुनोगे जब ना, मुझसे बोलो भी नहीं जा रहा है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। यार इतनी रात को क्यों दर्द हो रहा है तुम्हें? कुछ मीठा वीठा खाकर सोई होगी तुम जरूर। आप बाद में तहकीकात कर लेना ना, वरना मैं आपका गला दबा दूंगी। जल्दी चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर दिनेश उसे हॉस्पिटल ले जाता है और इमरजेंसी वाले डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा देता है, जिसके बाद डॉक्टर उसके दांतों की इंस्पेक्शन करते हैं तो पता चलता है कि उसके कुछ दांतों में कैविटी हो गई है, जिसकी वजह से उसके दाढ़ गाल की तरफ सूजन पड़ गई है। इस कारण डॉक्टर को उसके कैविटी वाले सड़े हुए दांत निकालने पड़ते हैं। कुछ ही समय के बाद जब वो ठीक हो जाती है तो दिनेश और कांता उसके पास लड्डू, जलेबियां और बहुत सारी मीठी चीजें लेकर आते हैं और फिर उससे बोलते हैं, ले बहू, मीठा ले ले। हाँ हाँ, ये देखो लड्डू, जलेबी, इमरती सब है तुम्हारी पसंद का, खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना कुछ भी, दूर ले जाओ इन सबको मुझसे। पर क्यों? तुम्हें तो ये सब खाना बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो खाओ खाओ। नहीं माँ जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और ये भी पता चल गया है कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को खाना हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। अब से मैं सिर्फ मीठा नाम मात्र ही खाया करूँगी। इस तरह प्रिया की लड्डू और मीठा खाने की लत में सुधार आ जाता है और वो जरूरत से ज्यादा मीठा खाना छोड़ देती है। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर नेहा अपने बाल संवार रही होती है। तभी उसकी सास उमा उसके कमरे में किसी काम से आती है और नेहा को बाल संवारते हुए देखकर बोलती है, अरे बहू, पूरा दिन इन बालों को ही संवारती रहेगी या कुछ नाश्ते पानी में भी देगी?
मैं तो तेरे इन लंबे बालों से परेशान हो चुकी हूँ। जहाँ देखो बाल ही दिखाई देते हैं। अभी भी देख जमीन पर कितने बाल बिखरे पड़े हैं। कितनी बार बोला है इन्हें छोटा करवा ले। सुबह सुबह इतनी बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल नेहा अपने लंबे बालों से बहुत प्यार करती थी। साथ ही वो अपने बालों का बहुत खास ख्याल रखती थी। शांत स्वभाव की होने की वजह से वो अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती थी। तो वहीं उमा को अपनी बहू के लंबे बाल जरा भी पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से हमेशा ही वो अपनी बहू को खरी खोटी सुनाया करती। ऐसे ही एक सुबह नेहा का ससुर सुरेश अपनी बहू को आवाज देते हुए कहता है, अरे बहू, सुबह की चाय तो दे दो बेटा। जी ससुर जी, अभी लाई। अरे नेहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? यार प्लीज रूम में आकर निकाल दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी जी, अभी आ रही हूँ। देखा बहू, सुबह सुबह देर तक बाल संवारने से ऐसा ही होता है। कोई काम समय पर नहीं हो पाता। नेहा बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। शाम के समय नेहा अपने कमरे में बैठी मन ही मन में सोचती है, शादी से पहले मेरे मायके वाले मेरे लंबे बालों की कितनी तारीफ करते थे, कितना सुंदर बताते थे। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, मेरे लंबे बालों की वजह से मुझे रोज सुनना पड़ता है। ऐसे ही कुछ वक्त सोचने के बाद नेहा वापस से घर के कामों में लग जाती है। रात के समय जब वो रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उमा उसके पास आकर बोलती है, अरे बहू, रात का खाना बन गया कि नहीं? तेरे ससुर जी और अजय आते ही होंगे ऑफिस से। भगवान जाने पूरा दिन कमरे में बैठकर क्या करती है क्या नहीं। कुछ बोलती है ना कुछ सुनती है। नहीं माँ जी, मैं तो सारा दिन काम ही करती हूँ और कुछ नहीं। हाँ हाँ, सारा काम तो तू ही करती है। अपनी इन जटाओं को संवारने में ही आधे दिन लगा देती है। सब जानती हूँ मैं। चल जल्दी से खाना बना। उमा नेहा को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है और नेहा भी उदास मन से कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। उमा अपनी बहू को सुनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी, क्योंकि नेहा को अपने लंबे बाल संवारने में समय लगता था, जिसके कारण घर के काम करने में उसे देरी हो जाया करती। पर नेहा सब्र का घूंट पीकर चुपचाप सब सहती। ऐसे ही एक रात उमा की बातों से परेशान होकर नेहा सिसकियां ले लेकर रोने लगती है। उसके बगल में सोए उसके पति अजय की आंख खुल जाती है और वो बोलता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, आप सो जाओ, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम बताओ क्या बात है? किसी ने कुछ कहा? कुछ हुआ? बोलो ना। जी, दरअसल बात ये है कि माँ जी को मेरे लंबे बाल जरा भी पसंद नहीं है। वो हमेशा ही मुझे इन्हें कटवाने को कहती रहती है। नहीं नेहा, कटवाने क्यों है? बहुत खूबसूरत हैं तुम्हारे ये घने बाल, सच में। आपको तो पता है ना कि मुझे मेरे लंबे बाल कितने पसंद हैं, लेकिन इनकी वजह से मुझे इन्हें संवारने में काफी टाइम लग जाता है, जिस वजह से आए दिन मुझे काम में देरी हो जाती है। ऊपर से बदलते मौसम में ये झड़ने भी लगते हैं, और जब कभी माँ जी को फर्श पर या कहीं भी मेरे टूटे बाल नजर आते हैं तो वो मुझे और ज्यादा बोलना शुरू कर देती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो मैं बात करता हूँ माँ से इस बारे में। नहीं नहीं, आप माँ जी को कुछ मत कहना, वरना वो सोचेंगी कि मैंने ही आपको भड़काया है। ओके, नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो कि जब तुम्हें लगेगा कि तुम अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, तब तुम अपने लिए खुद बोलोगी। ओके, प्रॉमिस। चलो अब सो जाते हैं, रात काफी हो गई है। ठीक है। अजय नेहा को गले से लगा लेता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। दिन गुजरने लगते हैं। उमा का नेहा को सुनाना जारी रहता है। ऐसे ही एक दिन उमा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है और नेहा से कहती है, अरे बहू, तू घर का काम खत्म कर लियो, मैं थोड़ा पड़ोसियों से मिलकर आती हूँ। उमा अपने घर से अपनी पड़ोसन हेमलता के पास जाती है और उमा को देखकर हेमलता कहती है, और उमा बहन कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारी बहू कैसी है? अरे बहन, बहू का तो पूछो ही मत, जीना हराम कर रखा है। क्यों, क्या हुआ बहन? ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने? अरे बहन, उस लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। छोटी छोटी बात मेरे बेटे को बता देती है, कुछ बोलो तो लड़ जाती है, कहती है ज्यादा बोलेगी तो तुम्हारे लड़के को लेकर मायके चले जाऊंगी।
क्या करूं बहन, अपने बच्चे के लिए चुप रहना पड़ता है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं उसको एक भी शब्द नहीं बोल सकती। तुम्हारी बहू तो देखो कितनी अच्छी है, ऐसी बहू सबको मिले। उसको प्यार से समझाओ, समझ जाएगी। अरे नहीं बहन, वो बहुत लड़ती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अच्छा बहन, ठीक है। नेहा की सास उमा अपने पड़ोसियों के घर की कहानी सुनकर बहुत ही परेशान होकर घर वापस आती है और अपनी बहू नेहा को आवाज मारते हुए बोलती है, अरे बहू, एक गिलास पानी ला कर देना। जी माँ जी, अभी लाई। ये माँ जी को क्या हो गया? अभी अभी तो ठीक थी, जब से अपनी सहेली के घर से आई है पता नहीं क्या हो गया है। पूछूं कि नहीं पूछूं? नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह फिर से नेहा अपने रूम में तैयार होकर बाल संवार रही थी। उमा उसके कमरे में आती है और बिना कुछ सुनाए, बिना कुछ बोले वापस चली जाती है। किचन में काम में देर होने पर भी उमा नेहा को कुछ नहीं कहती। कई दिनों तक यही सब चलता रहता है। ये सब देखकर नेहा को बहुत अजीब लगता है, पर वो अपनी सास से कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही एक दिन उमा अपने कमरे में बैठी मन ही मन में सोचती है, हेमलता बहन तो कितनी अच्छी है, कभी अपनी बहू को कुछ कहती ही नहीं, फिर भी उनकी बहू हमेशा उनसे उल्टा बोलती है, उनकी सेवा भी नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ मेरी बहू है, मैं उसको इतना सुनाती हूँ, फिर भी एक शब्द नहीं बोलती और मेरी सेवा भी करती है। मुझे लगता है अपनी बहू के साथ में कुछ ज्यादा ही गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उमा इतना सोच ही रही होती है कि तभी नेहा उसके पास चाय लेकर आती है। माँ जी, आपके लिए चाय लाई हूँ। वैसे माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। आपसे एक बात पूछूं? हाँ बहू, पूछो, क्या बात है? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आप मुझे कुछ बोलती ही नहीं है, नाराज है क्या? आप मेरे बालों के लिए मुझे हमेशा डांटती थी। अगर आपकी नाराजगी की वजह ये है तो मैं इन्हें छोटे करा लूंगी, पर आप ऐसे उदास मत हो, मेरा दिल नहीं लगता। अरे नहीं, अपने बाल छोटे मत करवा, तू लंबे बालों में ही अच्छी लगती है। मेरे कुछ ना बोलने का मतलब नाराजगी नहीं है। बहू, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। सबकी अपनी पसंद है और मैंने तुझे क्या नहीं बोला, लेकिन फिर भी तूने मुझे कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया, मेरी शिकायत नहीं की अपने पति से, और तेरी इसी अच्छाई ने मेरा मन बदल दिया। देखा आपने, नेहा ने कैसे अपनी समझदारी और शांत स्वभाव से सबका मन जीत लिया और अपने लंबे बाल रखने के लिए अपनी सास को भी मना लिया। अब उमा खुद नेहा के बालों का ख्याल रखती, साथ ही उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।